Hello everyone. Now today's video lecture is based on the chapter Fundamental Unit of Life. ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में. सो इसका मतलब क्या हुआ, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है बेटा, वो सेल ही है. तो सेल को हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वी कैन से इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो अगर आपको सेल डिफाइन करना आ जाए, नाउ यू कैन इजीली डू कि इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के नाम पे, या इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी लिविंग थिंग विच इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ. ठीक है बच्चे, अब देखो ये जो सेल है, सेल की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, काफ़ी साल पहले शुरू हो गया था सेल के बारे में स्टडी करना. तो सबसे पहले देखो यही है इम्पॉर्टेंट इसकी डिस्कवरी, कि सेल को डिस्कवर किसने किया. जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी हिस्ट्री है, नॉट डिस्कवरी, सेल की अगर इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री देखिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड नंबर 1 दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ सेल. यू नो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन 1 मार्क में बहुत रिपीट होता है. ठीक है ना. तो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. What he took a slice of a cork. इसने इस स्लाइस ऑफ कॉर्क को एक माइक्रोस्कोप के अंदर रखा. बेटा वो जो माइक्रोस्कोप उसने यूज़ किया था ना, इट वॉज प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, और ये माइक्रोस्कोप ना उसने खुद ही बनाया था, तो इसलिए वो बहुत ही प्रिमिटिव सिंपल टाइप का माइक्रोस्कोप था. तो जब उसने कॉर्क ऑफ स्लाइस को रखा माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसने व्हाट ही फाउंड, उसको ना वहाँ पे कंपार्टमेंट्स नज़र आए, छोटे कंपार्टमेंट्स. इन्हीं कंपार्टमेंट्स को बेटा उसने नाम दिया सेल्स. इन्हीं कंपार्टमेंट्स को उसने क्या नाम दिया, सेल्स. तो सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 बाय यूजिंग अ स्लाइस ऑफ अ कॉर्क. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 2 बेटा ल्यूवेन हॉक ने क्या यूज़ किया था. ल्यूवेन हॉक्स ने बेटा 1674 में उसने डिस्कवर किए थे फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड, इन अ वाटर ऑफ, है ना, या इन अ पॉन्ड वाटर, कुछ भी कह सकते हो. तो ही डिस्कवर्ड अ लिविंग सेल्स, फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर इन 1674. बेटा उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है. देखो इसमें जो ये 3 डिस्कवरीज है ना, वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. दिस वॉज द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. दिस इज अ डिस्कवरी ऑफ सेल के बाद बेटा सेल के अंदर ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831. और अभी बता देती हूँ, आगे अभी हम पढ़ेंगे भी. न्यूक्लियस इज़ अ ब्रेन ऑफ अ सेल. हमारा सेल जितने भी फंक्शंस करता है ना बेटा, वो न्यूक्लियस ही उनको कंट्रोल करता है. ठीक है बेटा. उसके बाद परकिंजे ने, जिसे अनदर साइंटिस्ट, इन 1839 ही प्रपोज्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म. अब ये प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होते हैं अभी हम पढ़ेंगे, पर इस टर्म को किसने दिया था, परकिंजे ने दिया था. अगेन 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हु प्रपोज द टर्म प्रोटोप्लाज्म. तो आप यहाँ पर क्या दोगे, परकिंजे दोगे. ठीक है ना, नाम दोगे. उसके बाद बेटा 1838 और 39 में 2 साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दी थी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. These 2 साइंटिस्ट वर शेल्डन एंड शिवान. ये 2 साइंटिस्ट थे बेटा. इन दोनों साइंटिस्ट ने 1838 में सेल थ्योरी दी थी. एंड व्हाट दिस थ्योरी स्टेट्स, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स. तो हम कह सकते हैं बेटा सेल्स क्या होते हैं. सेल्स को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स को की बॉडी को एक स्ट्रक्चर देते हैं ग्रोथ कर. ठीक है. और फंक्शनल क्यों कहते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी प्रोसेसेस चल रही हैं या केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, उन सबको भी कौन करते हैं, सेल्स ही करते हैं. तो सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है. अब बच्चों इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. देखो अर्थ पर, हमारी प्लेनेट पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वी कॉल देम एज आइदर यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. बच्चे इनमें फ़र्क क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाता है. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स.
बेटा unicellular organisms are those organisms which are made up of a single cell. They are made up of a single cell. Whereas multicellular organisms, they are made up of number of cells. They are made up of number of cells. फर्स्ट डिफरेंस एग्जाम्पल देना चाहें तो दे सकते हैं, एमीबा का एग्जाम्पल दे दो, पैरामीशियम का एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। और इसमें अगर एग्जाम्पल्स देना चाहते हैं फंजाई का एग्जाम्पल दे दो, और प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इसके तो बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, एंड मल्टी सेलुलर विच आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, वी कॉल देम एज यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं। नाउ बच्चे वी विल स्टडी द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ सेल। स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ सेल। बेटा सेल में ना 3 फीचर्स कॉमन होते हैं। सेल में 3 फीचर्स कॉमन होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का सेल हो, 3 फीचर्स कॉमन है। कौन कौन से? नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नंबर 2 न्यूक्लियस, क्या बताया था मैंने, न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ सेल। नंबर 3 याद रखना, न्यूक्लियस ब्रेन है, जैसे हमारे पास भी ब्रेन है वही सब कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस सेल का भी ब्रेन है जिसे हम न्यूक्लियस कह देते हैं, ठीक है बच्चे। अब 1 बाय 1 हम इन तीनों स्ट्रक्चरल फीचर्स को डिस्कस करें। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी पे भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम में। तो तीनों आप बहुत अच्छे से समझो, बहुत सिंपल है, कुछ टफ है ही नहीं इसमें, ठीक है। थ्योरेटिकल है सब कुछ, और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। आपको सोचकर अच्छा लगेगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं एक्चुअली वो सेल्स कैसे हैं, वो क्या काम करते हैं, ना, कितना इंटरेस्टिंग है ये सब तो जानना। तो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा था बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको बोला ना किसी भी सेल के अंदर 3 फीचर्स तो कॉमन है। एक छोटी सी स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर ले इस 3 फीचर्स के लिए, ठीक है। तो जैसे ये जो है इसके सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। मैंने एकदम रफ स्ट्रक्चर बनाई है ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, पेपर में मत बना के आ जाना ऐसी स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक और तीसरी टर्म क्या थी, तीसरा कॉमन फीचर क्या था, ये देखो जो ये सारी आसपास में जगह है ना इसकी, वी कॉल इट एज व्हाट बेटा, साइटोप्लाज्म। अब देखो 1 बाय 1 सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर आ रहा है स्ट्रक्चर में, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल। और ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है। पूछते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस का बना होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स पूछते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो ये क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल है, इसके फीचर्स हैं, इसके स्ट्रक्चर के फीचर्स हैं। सबसे पहले ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है बेटा, ये फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब कि ये हिल डुल सकती है, ये एक हार्ड या रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। एंड नंबर 2 फीचर वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ सिलेक्टिव इन नेचर। ये जो मेम्ब्रेन है ना ये सिलेक्टिव इन नेचर है, ठीक है। अब देखो इसकी ना, इसका ये 2 फीचर्स शो करने का रीज़न है, ऐसे ही नहीं है कि फीचर्स आगे विदाउट एनी रीज़न, रीज़न है, ठीक है ना। हर चीज़ का बच्चा रीज़न या लॉजिक होता ही है, कोई भी चीज़ बिना लॉजिक के नहीं हो सकती। तो अब इसका क्या लॉजिक है, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से बेटा क्या होता है ना, कि हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एमीबा भी एक सेल है, उसके अराउंड भी मेम्ब्रेन है। तो ये जो मेम्ब्रेन अगर फ्लेक्सिबल ना हो ना, तो एमीबा अपना फूड इनगल्फ नहीं कर सकता। अगर एमीबा अपने फूड को इनगल्फ करता है ना अपनी बॉडी में, तो वो किसकी वजह से करता है, अपनी इस मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। और ये जो अमीबा है फूड को इनगल्फ करता है ना, इस प्रोसेस को कहते क्या है, एंडोसाइटोसिस। 1 मार्क की डेफिनेशन है, होप सो कि अब तुम ये डेफिनेशंस कभी गलत नहीं करोगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिसकी वजह से अमीबा फूड को इनगल्फ करता है via its membrane, we call this process as beta endocytosis, we call this process as it is a endocytosis process, ठीक है बच्चे। दूसरा, अब मैंने फीचर क्या बोला, इट इज सिलेक्टिव इन नेचर। बच्चे ये सिलेक्टिव इसलिए है क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है, पहले तो इसने सेल को कवर किया हुआ है,
ये सेल के कंटेंट्स को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचा कर रखता है, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को से सेल के अंदर वाले कंटेंट्स को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है बेटा, सेल्स के थ्रू ना कुछ मटेरियल्स बाहर जाते हैं, सेल्स के थ्रू मटेरियल कुछ अंदर आते हैं। तो ये जो मटेरियल्स अंदर बाहर आएंगे जाएंगे, इसको पता है कौन कंट्रोल करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसा नहीं है कि सेल से कुछ भी बाहर निकल गया, सेल के अंदर कुछ भी चला गया। एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे प्लांट्स हैं, आपने देखा ना कि प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। ये जो गैसेस का एक्सचेंज है ना बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करेगी, ठीक है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सिलेक्टिव मटेरियल्स को ही अंदर बाहर जाने देती है, ठीक है बेटा। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, दोनों ही क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। अब देखो बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस टॉपिक में ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैम ने आपसे ना ये पूछना ही पूछना है, मतलब कि अगर ये क्वेश्चन ना आए ना तो मेरे इस चैनल को ना अनसब्सक्राइब कर देना, चैलेंज है, ठीक है ना। अगर हुआ तो 10 लोगों से और सब्सक्राइब करवाना, नहीं आया ना अनसब्सक्राइब कर देना, बेट। अब ये 3 टर्म्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन कौन सी आ रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, मटेरियल्स अंदर बाहर जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स पहले पढ़ने से पहले ना 2 टर्म्स और समझ लो, डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होती है। फिर से 1 नंबर में कोई भी मैम क्वेश्चन पूछ सकती है। बेटा मैंने आपको क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, इसने सेल्स में से मटेरियल को अंदर बाहर करना है। अगर वो जो मटेरियल अंदर बाहर हो रहे हैं वो सल्यूट है तो प्रोसेस है डिफ्यूजन, और अगर वो मटेरियल अंदर बाहर हो रहा है वो वाटर है तो बेटा वो प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस। वो प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस। हमेशा चाहे डिफ्यूजन है चाहे ऑस्मोसिस है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट होती है। यहाँ पर भी वाटर में भी हाई वाटर कंटेंट टू लो वाटर, टू लो वाटर, हमेशा मूवमेंट होगी मटेरियल्स की, ठीक है बेटा। अब इनमें फ़र्क क्या है, डिफ्यूजन में मैंने आपको क्या बोला, सल्यूट, जैसे कि गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज कौन सी प्रोसेस से, डिफ्यूजन से। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, पूछते हैं मैम कि प्लांट्स में गैसेस का एक्सचेंज किसकी वजह से हो रहा है, तो बेटा आप क्या लिखोगे, डिफ्यूजन। और अगर आप बोलोगे वाटर का एक्सचेंज किसकी वजह से हो रहा है मेम्ब्रेन के अराउंड, तो आप बोलोगे ऑस्मोसिस प्रोसेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट बोलती हूँ बच्चों प्लीज़ उसको ज़रूर किया करो, उसको मत छोड़ना, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। फिर तो इनको छोड़ के जाना ना अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, सोच लेना। अब इसमें फ़र्क क्या है बेटा, ऑस्मोसिस प्रोसेस जब भी होनी है ना बेटा, इट इज़ ऑलवेज वाया सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। पर डिफ्यूजन को मेम्ब्रेन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर वाटर को जाना है तो इट इज़ ऑलवेज थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। दीज आर द डिफरेंसेस। तो अगर डिफरेंसेस आगे पहले तो डेफिनेशन लिखना, दूसरा आप क्या लिखना, इट इज़ फॉर द सल्यूट पार्टिकल्स, और इसके लिए आप क्या लिखना, इट इज़ फॉर द वाटर सॉल्वेंट के लिए। यहाँ पर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है मूवमेंट के लिए, पर यहाँ पर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं है। पर तब भी मेम्ब्रेन सिर्फ उनका बाहर जाना अंदर जाना सिर्फ कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। पर यहाँ पर तो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन चाहिए ही चाहिए अगर हमें वाटर को या प्लांट्स को या किसी भी सेल को वाटर अंदर बाहर करना है। तो अगर तुम्हें ये दोनों टर्म्स समझ में आ गई, अब वो 3 टर्म्स पे मैं आती हूँ जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगेन 2 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर में से। देखो वो 3 टर्म्स कौन कौन सी हैं, वो 3 टर्म्स हैं। मैं पहले 3 बीकर्स बना लूँ, 3 बीकर्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। यहाँ पर मैं टर्म लूँगी हाइपोटोनिक, यहाँ मैं टर्म लिखूँगी आइसोटोनिक, और यहाँ मैं टर्म लिखूँगी हाइपरटोनिक। अब देखो बेटा, इन तीनों ही मीडियम्स में, इन तीनों ही बीकर्स में जो मीडियम है ना वो वाटर है। तीनों ही बीकर्स में मैंने क्या बोला, जो मीडियम है वो क्या है, पानी। क्योंकि मैंने क्या देखा, अभी मैंने पढ़ा था ना ऑस्मोसिस में, पानी ही अगर सेल्स के अंदर बाहर होना है ऑस्मोसिस के थ्रू पानी अंदर बाहर हो रहा था ना। तो यहाँ पर देखो मैंने तीनों में पानी लिया है, दैट मीन्स कि हम कौन सी प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, ऑस्मोसिस।
है ना, क्योंकि मैंने वाटर को अंदर बाहर जाते हुए देखना है। अब यहाँ पर बेटा अगर एक सेल को प्लेस कर दो, सपोज करो एक सेल को क्या कर दिया, इसके अंदर प्लेस कर दिया। सेल को प्लेस करने के लिए सेल नहीं निकालना, बॉडी में से कुछ भी कर सकते हो, रेजिन रख सकते हो, किशमिश रख लिया, पोटैटो की स्लाइस रख लिया, एनीथिंग। ये सब चीज़ें भी तो सेल से ही बनी हुई है ना बेटा, बॉडी से सेल निकाल के नहीं प्लेस करना है। ठीक है, अब ये देखो, अब देखो हाइपोटोनिक में क्या होता है, आंसर तुम दोगे मुझे। हाइपोटोनिक में बेटा जो ये मीडियम है ना, इसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई। अभी मैंने आपको बताया हमेशा पानी हाई कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करेगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ। ऑस्मोसिस में हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन वाया सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अब सेल के अराउंड मेम्ब्रेन है, पानी का बाहर पानी, इस सेल के अराउंड पानी क्या है, ज़्यादा, तो पानी ज़्यादा से किसकी तरफ मूव करेगा बेटा, कम की तरफ। तो पानी यहाँ से सेल के अंदर जाएगा, पानी यहाँ से क्या जाएगा, सेल के अंदर। तो पानी अगर सेल के अंदर गया तो सेल क्या लगता है, स्वेल हो जाएगा कि श्रिंक हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, क्योंकि पानी तो सेल के अंदर गया है। किसी भी चीज़ में पानी भरते हैं वो स्वेल हो जाती है ना, तो बेटा इस केस में सेल क्या होगा, स्वेल। अब इस केस में पहले आते हैं बेटा, हाइपरटोनिक में क्या होता है ना, जो मीडियम है ना वहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन लो होती है, मीडियम की वाटर कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, लो होती है। अब पानी अगर लो है तो दैट मीन्स कि सेल के अंदर पानी ज़्यादा है, तो बेटा अब यहाँ से पानी तो बाहर निकलेगा, कहाँ आएगा, मीडियम के अंदर। सेल के अंदर का जो भी पानी है वो बाहर निकल कर कहाँ आएगा बेटा, वो मीडियम में जाएगा। तो सेल के अंदर से पानी निकला, क्या हुआ, स्वेल के श्रिंक। जल्दी बोला करो बच्चों सोच के, सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। इस केस में सेल स्वेल किया, एरोस के निशान देख लेना, और यहाँ पर ये क्या किया, श्रिंक किया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको बोल देते हैं कि किसी सोल्यूशन को आपने हाइपोटोनिक मीडियम में प्लेस किया, बताओ कि सेल श्रिंक करेगा या सेल स्वेल करेगा। ठीक है, आइसोटोनिक में पता क्या होता है बेटा, वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज सेम, वाटर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं CONC, इज सेम। अगर वाटर कंसंट्रेशन सेम है ना, तो पानी सेल के अंदर जाएगा, ना ही पानी सेल के बाहर आएगा, तो सेल तो उसी साइज का रहेगा जिस साइज का वो है। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन को ना एक और टर्म में भी पूछ लेते हैं कि सपोज करो आपने ना सेल को प्लेस किया NaCl सोल्यूशन में। आपने सेल को कहाँ प्लेस किया, NaCl सोल्यूशन में। पढ़ा था ना मैटर के चैप्टर में, NaCl सोल्यूशन का मतलब क्या, कि पानी के अंदर क्या है, सॉल्ट है। इसका मतलब ये है, NaCl सोल्यूशन का मतलब क्या है, NaCl इन वाटर। अब देखो, पहले तो इस बीकर में सिर्फ पानी पानी था, अब पानी के साथ मैंने इसमें क्या डाल दिया, नमक। अब पानी के साथ अगर मैंने इसमें नमक डाल दिया तो पानी के मॉलिक्यूल्स थोड़े कम हो गए, क्यों, क्योंकि उनकी जगह तो NaCl ने ले लिया। पानी अब क्या है, अब वहाँ पर बेटा सल्यूट भी है, NaCl क्या है, सल्यूट है, तो दैट मीन्स कि पानी की कंसंट्रेशन थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई। अगर पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई, पानी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कम, तो ये कौन सा केस बना, NaCl इन वाटर, कौन सा केस है, हाइपरटोनिक का। याद रखना बच्चों प्लीज़, हाइपरटोनिक। और हाइपरटोनिक में हमेशा बेटा सेल क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है। अगर हम किसी सेल को NaCl सोल्यूशन में प्लेस करें ना, तो सेल विल ऑलवेज श्रिंक। तो ये तीनों टर्म्स मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। और ये तीनों हम कौन इनको कंट्रोल कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, वो एक आउटर कवरिंग है जो सेल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करेगी, हार्श एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ना, कंडीशन से, हार्श तो नहीं बोल सकते, बस उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग रखेगी। हार्श के लिए एक और चीज़ें भी हम पढ़ते हैं, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इसके सेल के कंटेंट को अलग रखेगी। और ये फ्लेक्सिबल है, सिलेक्टिव है, और सबसे इंपॉर्टेंट लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी हुई है। और ये तीनों टर्म्स और डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सारी बेटा टर्म्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आया, तो अभी जो हम अगला टॉपिक देख रहे हैं ना बेटा, वो हम देख रहे हैं सेल वॉल। वो हम क्या देख रहे हैं, सेल वॉल। देखो बेटा, सेल वॉल है ना, इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। बेटा सेल वॉल सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है बच्चे, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स में सेल वॉल की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लांट्स को ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। बेटा सेल वॉल कवर्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसके अराउंड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड है। ठीक है, और सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की।
सेल्यूलोज क्या है? एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। ये करता क्या है बेटा? ये सेल को देता है स्ट्रेंथ। ये सेल की स्ट्रक्चर को क्या देगा? इट गिव्स, इसको ऐसे लिख देते हैं, इट गिव्स, ताकि तुम्हें ध्यान में भी रहे, इट गिव्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। सेल्यूलोज का फीचर ये है, फंक्शन ये है। और ये किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्यूलोज इज, ये जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, ये हमेशा प्लांट्स को रिजिडिटी देता है, उनकी स्ट्रक्चर को क्या देता है बेटा? स्ट्रेंथ देता है। कौन? सेल्यूलोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। अब देखो ये सेल वॉल क्या करता है। सपोज करो हमने प्लांट सेल को एक्सट्रीम, इसे एक्सट्रीम डाइल्यूट इन्वायरमेंट में रख दिया। इफ सेल, प्लांट सेल इज प्रेजेंट इन एक्सट्रीम डाइल्यूट इन्वायरमेंट, डाइल्यूट का मतलब पता क्या होता है? पानी बहुत ज़्यादा है, वाटर कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, इसको बेटा डाइल्यूट कहते हैं। और हमने इसको एक्सट्रीम डाइल्यूट कंडीशन में रख दिया। प्लांट सेल ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट है जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है। पानी अगर बहुत ज़्यादा है तो हमने क्या पढ़ा? बहुत ज़्यादा है वो तो सेल के अंदर जाएगा, और अगर वो बहुत ज़्यादा सेल के अंदर जाएगा तो सेल तो स्वेल करेगा, और हो सकता है ऐसी कंडीशन हो जाए कि वो सेल बर्स्ट भी कर जाए। सेल क्या कर जाए? बर्स्ट कर जाए। पर प्लांट सेल्स नहीं बर्स्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो सेल वॉल है ना, जो कवरिंग अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो बेटा सेल को बर्स्ट होने से प्रोटेक्ट करेगी। तो होपफुली आपको समझ में आया सेल वॉल क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट सेल्स के लिए। क्योंकि प्लांट सेल तो बेटा किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में हो सकते हैं। अगर कंडीशन सपोज करो बहुत ही डाइल्यूट है, बहुत ज़्यादा पानी का कंटेंट है, तो सेल वॉल क्या करेगी बच्चे? सेल वॉल प्रोटेक्ट करेगी ताकि सेल बर्स्ट ना हो। कैसे करेगी? क्योंकि देखो सपोज करो ये सेल है ना, सेल के अराउंड क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड क्या है? ये हमारे पास सेल वॉल है। अब पानी जब अंदर ज़्यादा गया, पानी जब अंदर ज़्यादा गया तो सेल स्वेल करेगा। तो सेल, ये न्यूक्लियस है बीच में, सेल अगर बेटा स्वेल करेगा तो सेल के तो सारे कंटेंट कहाँ प्रेशर लगाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगाएंगे। पर सेल वॉल क्या करती है ना, सेल वॉल वापस प्रेशर लगाती है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला? पानी अंदर ज़्यादा गया, पानी ज़्यादा अंदर गया तो सेल तो क्या कर गया? स्वेल हो गया। स्वेल होने के बाद ये जो कंटेंट्स प्रेजेंट है ना सेल के अंदर, उनको ज़्यादा जगह मिल गई, पानी ज़्यादा आ गया, तो वो क्या करें ना, वो प्रेशराइज हो गए, वो मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगाने लग गए। इतना प्रेशर कि वो बर्स्ट हो जाता अगर सेल वॉल इक्वल एंड ऑपोजिट प्रेशर नहीं लगाता। अगर वो ऑपोजिट प्रेशर नहीं लगाता तो वो सेल वॉल क्या कर जाती है, या सेल क्या कर जाता? बर्स्ट कर जाता। सेल वॉल क्या कर रही है? सेल को बर्स्ट करने से प्रोटेक्ट कर रही है। कब? जब सेल कहाँ प्रेजेंट है? डाइल्यूट कंडीशंस में। दूसरी बेटा इसमें टर्म्स आ जाती है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, अगेन 1 मार्क में क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है बेटा। प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है कि सपोज करो अब सेल जो प्रेजेंट है, सेल के अंदर से ना बेटा जो सेल है, प्लांट सेल है, वो पानी का लॉस कर रहा है, पानी को बाहर निकाल रहा है। बेटा अगर सेल मेम्ब्रेन से या सेल के अंदर से अगर पानी बाहर निकलेगा तो सेल तो श्रिंक करेगा। अगर पानी बाहर निकलेगा तो सेल क्या करेगा? श्रिंक करेगा ना बेटा। अब सेल के अंदर के जितने भी कंटेंट्स हैं ना, सेल तो बारीक हो गया, श्रिंक कर गया, तो सारे जो कंटेंट्स हैं सेल के अंदर वो बेटा न्यूक्लियस के पास चले जाएंगे। हमने यहाँ स्ट्रक्चर बनाई थी ना, मैंने इरेज कर दिया, तो आप उसको ज़रा सोचो कि देखो, अगर चलो देखना भी तो देख लो, यहाँ पे न्यूक्लियस था ना, अगर क्या करे, अगर इसमें से पानी जाएगा बाहर तो सेल तो श्रिंक करेगा, और सेल के जितने भी कंटेंट्स हैं बेटा वो सेल वॉल से क्या चले जाएंगे? दूर चले जाएंगे। जो सेल के कंटेंट है वो सेल वॉल से दूर चले जाएंगे, न्यूक्लियस के आसपास ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। तो बेटा इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस। इट इज़ अ लॉस ऑफ वाटर बाय द प्लांट सेल due to which the content of cell they go away from the cell wall। इस प्रोसेस को बेटा कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो होपफुली बेटा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल अच्छे से समझ में आया होगा। और सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट है बेटा? सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल ओनली। हमें नहीं चाहिए है ना सेल वॉल, सिर्फ प्लांट्स को चाहिए। बच्चे इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आ जाती है वो आ जाती है न्यूक्लियस। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाती है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज व्हाट? न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ सेल। सेल जितनी भी अपनी एक्टिविटीज करता है ना, न्यूक्लियस ही उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है बेटा। अब देखो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट था? सेल का जो सेंटर वाला पार्ट था उसको हमने न्यूक्लियस नाम दिया था ना। देखो न्यूक्लियस के अराउंड भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो डबल लेयर्ड होती है ऐसे,
न्यूक्लियस के अराउंड में बेटा आपके पास क्या है, ये देखो जैसे सेल के बीच में न्यूक्लियस था ना, तो इसके अराउंड क्या थी, एक ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या है, ये जो डबल लेयर्ड है ना, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगी, न्यूक्लियस का मटेरियल को यहाँ पर एक्सचेंज करवाएगी। सेल के अंदर न्यूक्लियस से मटेरियल बाहर जाकर साइटोप्लाज्म से जा रहा है, साइटोप्लाज्म से वापस किस में आ रहा है, न्यूक्लियस में आ रहा है। इसको कौन कंट्रोल करेगा बेटा, इसको कंट्रोल करेगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा क्या होती है, इट इज़ अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो बेटा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है बेटा, न्यूक्लियस कंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम एंड प्रोटीन्स। ठीक है बेटा, अब देखो क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है डीएनए। यू नो व्हाट इज अ डीएनए, इट इज अ डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं डीएनए। आपके अंदर अपने पेरेंट्स के ट्रेट्स आते हैं, या तो आपकी मदर के या आपके फादर के, पता है वो ट्रेट्स को कौन लेकर आता है पेरेंट्स से बच्चों तक, बेटा ये काम डीएनए का होता है। ठीक है, ये काम कौन करता है, डीएनए। डीएनए इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, और ये जो डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट है, डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट है ना बेटा, वो पता क्या है, जीन। उसको क्या कहते हैं, जीन। एक नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जीन का क्वेश्चन बहुत आता है, तो ठीक है आप बोलोगे इट इज़ अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। और जितने भी ट्रेट्स हैं इनहेरेंट होते हैं पेरेंट से बच्चों तक बेटा, इट इज़ ऑलवेज बिकॉज ऑफ व्हाट, इट इज़ बिकॉज ऑफ डीएनए। सो न्यूक्लियस कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो बेटा ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है बेटा, क्रोमोसोम ना वेल डिफाइंड शेप्ड में होता है, लाइक दिस। कब, जब सेल्स को ना डिवाइड होना होता है, जब सेल्स को क्या होना होता है, डिवाइड होना होता है, या इसको रिप्रोडक्शन करनी होती है ना। हम ये जो एनिमल्स हैं या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं ना, अपने यंगर वंस प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो ये जो क्रोमोसोम है, जब भी बेटा सेल्स को डिवाइड करना है या रिप्रोडक्शन करना है, ये क्रोमोसोम इस शेप में आ जाता है। पर जब सेल्स डिवाइड नहीं कर रहे होते ना बेटा, वो इस फॉर्म में होते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, थ्रेड लाइक फॉर्म में। तो इस थ्रेड लाइक फॉर्म को बेटे कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं इसको, क्रोमेटिन। ये तब है जब सेल्स को डिवाइड नहीं करना है ना, पर अगर सेल्स डिवाइड कर रहे हैं तो बेटा वो क्रोमेटिन वेल डिफाइंड फॉर्म में आ जाते हैं। इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं बेटा, इस फॉर्म को हम कहते हैं। अब बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं ना जिनमें न्यूक्लियस के अराउंड ना मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा है ही नहीं है, उसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड मतलब कि डीएनए या आरएनए, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। सो बेटा उस न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं जिसके अराउंड बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है ही नहीं बेटा, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। और बेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं बेटा, या ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो आपको न्यूक्लियोइड पता चल गया। न्यूक्लियोइड में क्या होता है, ये क्या है, इसमें न्यूक्लियस के अराउंड बेटा वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस भी बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो बेटा ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अब इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स या यूकैरियोटिक सेल्स, इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहला तो बेटा डिफरेंस यही है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इसमें न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड। सेकेंड,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट के एब्सेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का तो होना, इसमें तो एब्सेंट हो जाएगी, एब्सेंट पूरा ही लिख दें, एब्सेंट, ठीक है, पर इसमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। नंबर 3 आप क्या बोलोगे, इसमें बेटा क्या होता है, ये प्रिमिटिव टाइप के सेल्स हैं, दीज आर प्रिमिटिव सेल्स, पर इसमें आप क्या बोलोगे बेटा, दे आर एडवांस्ड सेल्स, दे आर व्हाट, एडवांस्ड सेल्स। तो ये बेटा इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के और भी डिफरेंसेस है, पर ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, आप ये 3 डिफरेंसेस लिख दोगे तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स जो हमारे अंदर हैं, एडवांस्ड सेल्स, और ये मल्टी फंक्शनल होते हैं, है ना, इन इतने ये जो सेल्स है इतने एडवांस है कि इन्हें पता होता है कि इनको कौन सा फंक्शन करना है। पर प्रोकैरियोटिक बेटा प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, इसमें जो सेल्स के फंक्शन ना बटे नहीं होते हैं, ठीक है, तो एक ही सेल को सब कुछ परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रिमिटिव टाइप के सेल्स है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें नहीं है, पर यहाँ पर न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। बेटा अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो न्यूक्लियस का चलो आपको ये पता तो चला, ब्रेन ऑफ सेल्स, ब्रेन ऑफ सेल है, सारी एक्टिविटीज़ इसी ने मेंटेन करनी है, क्रोमोजोम भी इसी में प्रेजेंट है, क्रोमोजोम का में डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए का काम क्या है, जो भी पेरेंट्स के जेनेटिक ट्रेड्स हैं पेरेंट्स से बच्चों तक लेकर जाना है, वो सारा क्रोमोजोम ही लेकर जाता है डीएनए के थ्रू। और डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है वो क्या होते हैं, उसको जीन कहते हैं। कितनी बार तुमने जीन्स वर्ड सुना होगा ना, कई बार पेरेंट्स बोल देते हैं पक्का ये काम किया ना, मम्मा के जीन्स हैं या पापा के जीन्स हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जीन्स ही डीएनए का क्या है, सेगमेंटल सेगमेंट है, जो कि फंक्शनल यूनिट है। इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज़ ऑल्सो अ फंक्शनल यूनिट। बेटा अब इसके बाद जो लास्ट टर्म आती है ना, वो आता है साइटोप्लाज्म। वो क्या है, साइटोप्लाज्म। अब देखो बेटा, सेल में के 3 कंपोनेंट्स है, न्यूक्लियर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नॉट न्यूक्लियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंटर में क्या था, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जितना भी हिस्सा है बेटा वो साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म बेटा फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर होती है, इट इज़ अ नॉट स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, इसमें फ्लूइड टाइप बेटा मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेमी सॉलिड। फ्लूइड को क्या कहते हैं, रिजिड नहीं है, वो फ्लूइड टाइप मटेरियल है बच्चे। साइटोप्लाज्म में अब क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में बेटा जो प्रेजेंट है ना वो है सेल ऑर्गेनल्स, दे आर सेल ऑर्गेनेल्स। बेटा ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है ना, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही इम्बेडेड होती हैं। तो देखो साइटोप्लाज्म का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है ना, इनका सबका एक यूनिक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे कि मैं बोलूँ माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसको, बिल्कुल कहते हैं, है ना। इसके अंदर ही जैसे लाइजोसोम्स प्रेजेंट हैं, या इसके अंदर ही बेटा प्रेजेंट है प्लांट के लिए प्लास्टिड्स प्रेजेंट हैं। तो बेटा वेरियस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, इन सब के बेटा स्पेसिफिक फंक्शन है। ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ना बेटा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही इम्बेडेड होते हैं। तो अभी तो यहीं पे लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सारी ये सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करेंगे, और ये सब कहाँ प्रेजेंट होती हैं, साइटोप्लाज्म में। तो होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैंने आपको इतनी जगह पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले हैं ना, कह दिया मैंने आपको कि इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है इस चैप्टर में से। तो इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से ना किसी जगह पर क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में लिख लो, ठीक है बेटा। सो होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन शेयरिंग. Thank you and have a nice day.